तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। 2 दिन तक वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे गांव की जो लाइट है वो उसका जो फ्यूज़ है वो ख़त्म मतलब उड़ चुका है, ट्रांसफार्मर ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से हम काम नहीं कर पाए और वीडियो आपकी नहीं आ पाई। इसलिए आपकी जो क्लासेस सबसे होंगी वो वाइट बोर्ड पर ही होंगी, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि जब तक लाइट नहीं रहेगी तब तक हम अपना कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाएंगे। और जब काम नहीं कर पाएंगे तो वीडियोज नहीं आ पाएंगे, और वीडियोज नहीं आ पाएंगे तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा। और हम नहीं चाहते कि आपका एक पल भी नुकसान हो, क्योंकि यही वक्त है आपके पढ़ाई लिखाई करने का। और यदि आप इस वक्त में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से जितनी भी वीडियो हो सकेंगी, जब तक लाइट नहीं बनती है तब तक हम वाइट बोर्ड पर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी की, ठीक है। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में भी पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पाठ 1 हम पढ़ चुके थे, यानी लेसन 2 पढ़ेंगे हम लोग। और पाठ 2 का नाम क्या है आप कमेंट करके बताइए, फ़िलहाल हम बता देंगे भी। पाठ 2 का नाम है आपका ममता, ठीक है। पाठ 2 का क्या नाम है आपका, ममता है, जिसके लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और ये भी सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में इनका जीवन परिचय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, ममता कहानी के लेखक कौन है। ममता कौन सा संग्रह है, तो ये है कहानी। ममता क्या है आपका, एक कहानी है जिसमें एक विधवा जो ब्राह्मण स्त्री रहती है उनके चरित्र का चित्रण किया गया है और बताया गया है कि कैसे वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करती हैं, भले उनके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए। तो देखिए, ममता क्या है, एक कहानी है। और ये कहानी किस संग्रह से लिया गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, एक कहानी संग्रह है आकाशद्वीप। आकाशदीप नाम का एक कहानी संग्रह है, ठीक है। उसी कहानी संग्रह से एक खंड लिया गया है ममता, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो एकदम धैर्य से हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के लिए जो आपकी तरह पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में आपका 90+ टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत उनसे सीखने को मिलेगा। बहुत उनसे सीखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि इनका जो जीवन था वो बहुत कष्टों से भरा हुआ था। मतलब इनका जो जीवन था वो बहुत ही कष्ट से भरा हुआ था। कष्ट से भरा हुआ से मतलब क्या हुआ, इनके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए, यदि आपके जीवन में आ जाए तो आप शायद अपने काम को छोड़ दोगे। लेकिन इन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, जिसकी बदौलत आज हम इन्हें अपनी किताबों में पढ़ते हैं। और ये किस युग के लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के लेखक हैं। क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के क्या हैं, लेखक हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं, तो छायावाद युग के लेखक हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में समझ में आया होगा। हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, इनका जो जीवन परिचय है वो बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि दुखों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है, ये कहना उचित होगा। तो इनका जीवन कैसे शुरू हुआ, चलिए उसको शुरू करते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन जो था, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वो काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन यानी जन्म जो था काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके परिवार काशी में इतना प्रसिद्ध था कि इनके परिवार को सुघनी साहू एक टैग मिला था, यानी इनके परिवार को सुघनी साहू के नाम से जाना जाता था। तो कभी पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद जी के परिवार को किस नाम से जाना जाता था, तो सुघनी साहू के नाम से जाना जाता था। सुघनी, यहाँ पर साहू, ठीक है। इनके परिवार को काशी में सुघनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। अब इनके पिता का नाम, इनके पिता का जो नाम था,
इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। जैसे इनका नाम जयशंकर प्रसाद, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और वो भी साहित्य प्रेमी थे, मतलब साहित्य में उनकी भी रुचि थी। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी को अपने बचपन से ही साहित्यिक वातावरण मिलता गया और वो उस वातावरण के अनुसार ढलते चले गए। ठीक है, तो हमारा जो कहानी था वो कहाँ तक पहुँचा? जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वो काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। 30 जनवरी सन 1889 को इनका जन्म हुआ और इनके परिवार को काशी में सुघनी साहू के नाम से जाना जाता था। मतलब इनका परिवार जो था काशी में सुघनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनके जो पिता थे उनका नाम था देवी प्रसाद, वो भी साहित्य प्रेमी थे, जिस वजह से जयशंकर प्रसाद जी को बचपन से ही साहित्यिक वातावरण मिला। ये जब छोटे थे तो अपने माता पिता के साथ बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर गए और बहुत सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन किए, जिससे इनको बाहरी वातावरण का भी ज्ञान हो गया। जब ये 9 साल के थे, यानी जयशंकर प्रसाद जी जब 9 साल के थे, तब इन्होंने एक कविता लिखी और उस कविता को लिखकर वो अपने पिताजी के पास लेकर गए और दिखाए कि देखिए पिताजी, हमने एक कविता लिखी है। तो उस कविता को देखकर इनके पिताजी ने भविष्यवाणी की थी या बताया था कि एक दिन तुम बहुत बड़े लेखक बनोगे, और आज ये बात सत्य है, जिसकी वजह से हम और आप इन्हें किताबों में पढ़ रहे हैं। तो इनके पिता ने इनको क्या किया, बताया कि तुम एक दिन बहुत बड़े लेखक या साहित्यकार बनोगे। 9 वर्ष की अवस्था में थे ही तभी इन्होंने एक कविता की रचना कर दी। आप और हम 9 वर्ष की अवस्था में थे तो हम लोगों को पता ही नहीं था कविता होता क्या है, लेकिन इन्होंने कविता लिख दी। कारण क्योंकि इनके पिता जो थे साहित्य के प्रेमी थे और साहित्य से जुड़े हुए थे, तो इनको बचपन से ही साहित्य का ज्ञान मिलता रहता था अपने पिता के द्वारा। अब हुआ क्या कि जब ये 17 साल के हुए तो इनके पिता का और माता का दोनों का निधन हो गया। कारण जब माता पिता का निधन हो गया तब इनके बड़े भाई निकलकर सामने आए इनकी शिक्षा दीक्षा में योगदान देने के लिए, क्योंकि पिता और माता जी की मृत्यु हो गई थी। तो इनके बड़े भाई का नाम था शंभूनाथ। ठीक है, यदि इनसे पूछे, आपसे पूछे कि बताइए जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का क्या नाम था, तो बड़े भाई का नाम था शंभूनाथ। बड़े भाई का नाम, ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम क्या था? शंभूनाथ। अच्छा, शंभूनाथ, श्री शंभूनाथ जी इनके बड़े भाई थे। अब जब इनके बड़े भाई ने इनकी शिक्षा दीक्षा का मोर्चा संभाला तो कहा कि आप पढ़िए, घर का काम हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम इनका जो नाम था वो क्वींस कॉलेज में लिखाया गया इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, लेकिन क्वींस कॉलेज में जाकर इनका मन नहीं लगा। इन्होंने कहा कि हमारा मन वहाँ पे पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, हम घर पर ही अपने योग्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा ठीक है, आप घर पर ही रहकर योग्य शिक्षकों के द्वारा आप शिक्षा दीक्षा घर पर ही लीजिए। तो इन्होंने घर पर ही रहकर अपने जो योग्य शिक्षक थे उनसे हिंदी, संस्कृत और आपका अंग्रेजी जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया तब इनकी शादी हुई। ठीक है, उसके पहले यानी जैसे शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तभी इनके बड़े भाई जो थे आपके श्री शंभूनाथ जी, इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तब जयशंकर प्रसाद जी और आगे बढ़े अपने जीवन में और इनकी शादी भी हुई। जयशंकर प्रसाद जी की 3 पत्नियां थीं और तीनों ही की असमयक मृत्यु हो गई। यानी इन्होंने पहली पत्नी से शादी किया तो उसकी असमयक मृत्यु हो गई, तो दूसरी शादी किया, दूसरी की मृत्यु हो गई तो तीसरी शादी किया, लेकिन तीसरी की भी मृत्यु हो गई और किन कारणों से हो रही थी इनको पता नहीं चला। ठीक है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे चिंता में डूबे जा रहे थे। सोचिए, जब छोटे थे माता पिता की मृत्यु हो गई, थोड़ा बड़े हुए बड़े भाई की मृत्यु हो गई, शादी हुई, पत्नियों की मृत्यु हो गई, उसके कुछ समय पश्चात यानी जब पत्नियों की मृत्यु हुई तो उसके कुछ समय पश्चात ही इनके जो छोटे भाई थे उनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। मतलब ये एक तरीके से इतनी ज़्यादा मृत्यु को देख चुके थे कि पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके थे। मतलब पूरी तरीके से असंतुष्ट थे, पूरी तरीके से चिंता में डूबे थे कि ये क्या हो रहा है, कोई मेरे साथ क्यों नहीं रह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे लोग हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। जिसकी वजह से इनकी जो तबीयत थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। लेकिन इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा और लिखते चले गए। इन कठिनाइयों के दिनों में भी ये अपने लेखन कला को आगे बढ़ाते रहे
और ऐसी ऐसी कविता, ऐसी ऐसी कहानी, ऐसे ऐसे आपके निबंध देकर गए हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने ही वो सारी घटनाएं हो रही हैं। जब आप इस कहानी को पढ़ोगे ममता को, तो ऐसा लगेगा कि ऐसा चीज़ आपके सामने एक्चुअल में चल रहा है, यदि आप कल्पना कर पाओगे तो जब ये शारीरिक और मानसिक रूप से चिंता में डूब गए तो इनका शरीर भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा और ये क्षय रोग से ग्रसित होने लगे। जब ये क्षय रोग से ग्रसित होने लगे तब जाकर जब पूरी तरीके से ये बीमार हो गए तब इनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु बहुत ही दुखद होती है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है आपका 15 नवंबर। इनकी जो मृत्यु थी वो 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की अवस्था में, मात्र 47 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। यानी ये जन्म लिए 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई आपकी 15 नवंबर सन 1937 को। 47 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इतनी सी आयु में इन्होंने इतने बड़े बड़े रचना कर दिए जिन्हें आज बड़े बड़े विद्वान पढ़ते हैं और अपना आदर्श मानते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसकी आगे की रचना। ठीक है, चलिए इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी जो रचना है वो आपका बहुत ही फेमस है। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है, और आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी इसकी रचना पूछेगा। तो चलिए इनकी रचना देख लेते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने नाटक लिखा। नाटक में कौन कौन से नाटक लिखे? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, आपका सज्जन एवं प्रायश्चित आदि इनके क्या थे, नाटक थे। इसमें फेमस कौन सा है? एक है आपका अजातशत्रु, एक है ध्रुव स्वामिनी, जो कि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछता है। ये तो ज़रूर ही पूछेगा ध्रुव स्वामिनी क्या है, यानी कौन सी विधा है। तो ये होगा आपका नाटक। और ऐसे पूछेगा अजातशत्रु किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। तो नाटक में ये दोनों फेमस हैं। ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं कहानी संग्रह का, तो कहानी संग्रह जो कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, आपका कहानी ही पढ़ रहे हैं ममता। तो कहानी संग्रह में देखेंगे प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। जिसमें सबसे फेमस कौन है, आकाशदीप। पूछेगा आकाशदीप कौन सा काव्य संग्रह है, यानी कौन सा काव्य है, तो ये है आपका कहानी, और इसी से लिया गया है आपका ममता। ठीक है, इसको आपने समझ लिया। कौन कौन सा, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। काव्य की बात कर लेते हैं। तो काव्य में इन्होंने एक महाकाव्य लिखा कामायनी, जो बहुत ही फेमस है। कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि क्या है, इनकी आपका काव्य हैं। उसके बाद यदि उपन्यास की बात करें, अच्छा काव्य में फेमस सबसे है कामायनी। कामायनी पूछता है किसकी रचना है, तो दो में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। एक तो आएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी, एक आएंगे जयशंकर प्रसाद जी। चूँकि देखने में दोनों सिमिलर लगते हैं और उनका जो कहानी का संग्रह है, मतलब वो भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं किए हैं जैसे जयशंकर प्रसाद जी किए हैं। तो आप कन्फ्यूज होकर मुंशी प्रेमचंद जी पर मत मार दीजिएगा। ये होगा आपका जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, कामायनी। तो कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि इनका काव्य है, काव्य संग्रह है। उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती जो कि पूरा नहीं हुआ है, मतलब अपूर्ण है, ये इनके क्या है, उपन्यास है। इसमें फेमस कौन है, तितली। तितली जो है आपका बहुत ज़्यादा पूछता है। और एक पूछेगा कंकाल, यानी कंकाल और तितली आपको ध्यान में रखना है। निबंध संग्रह में देखें, निबंध संग्रह इनका है काव्य कला और आदर निबंध लिखे इन्होंने। तो ये थी इनकी रचनाएं। उम्मीद करते हैं आपको जयशंकर प्रसाद जी की पूरी जीवन परिचय और उनकी रचना से संबंधी जो जानकारी यहाँ दी गई है समझ में आया होगा, और आपके बोर्ड पेपर के लिए ये कुछ न कुछ सहायक होगा। तो यदि आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं और अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।